लेकिन आज सबसे बड़ा जो दुख का हमारे लिए समय है, जो मैं कलस्ते जी से भी बोल रहा था, जो हमें करना है वो ये कि जिस 4th क्लास की नौकरी के दम पर हमारे पेरेंट्स ने हम जैसे लोगों को पढ़ाकर डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, जज बनाया, कलेक्टर बनाया, साइंटिस्ट बनाया, प्रोफेसर बनाया, वकील बनाया, आज उस 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को जो आज केंद्र में सरकार है, जब वाजपेयी जी के टाइम पे 5th पे कमीशन में उस 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दिया। तो 4th क्लास की नौकरी किसने बंद की और बंद होने का असर क्या हुआ? 4th क्लास के एम्प्लॉयमेंट को बंद करने का असर यह हुआ कि जो उस वक्त चपरासी भी लग गए, अगर वो नौकरी में अभी रिटायर नहीं हुए हैं तो उनकी तनख्वाह कम से कम आज 60,000 है। लेकिन जो 2004 के बाद चपरासी की पक्की नौकरी की बजाय बाद में उसको एमटीएस कर दिया, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को एमटीएस नाम दे दिया, मल्टीटास्किंग वर्क सर्विस, और उसमें पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। अब ठेकेदार भर्ती करता है। ठेकेदार की नौकरी में सफाई कर्मचारी की नौकरी वो न्यूनतम मजदूरी पेपर पे दिखाते हैं, अगर पूरे इंडिया का निकालेंगे तो वो 15,000 से कम है। और मान लो 15,000 भी मान ले, 15,000 में से हमारे समाज के उस कर्मचारी को मिलते हैं 8,000, उसके 7,000 रुपए वो ठेकेदार खा जाता है। वही नौकरी अगर उसकी पक्की होती, सरकार के अधीन होती, तो हमारे उसी आदमी को 60,000 मिल रहा होता जिसको केवल अब 8,000 मिल रहा है। तो एक तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, जहां लाखों नौकरियां हमारी थी वो लाखों नौकरी खत्म करके आउटसोर्स करके ठेके पे देकर जो हमारे आगे बढ़ने का रास्ता जहां से शुरू हुआ था उस रास्ते को सरकारों ने बंद कर दिया। तो क्या आज बनाए के माध्यम से या जो हमारे माननीय मंत्री जी आए थे उनके माध्यम से या अपने बनाए के माध्यम से और हमारे जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं, पहली तो जो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं उसमें सारी पार्टियों के पॉलिटिकल लोगों को बुलाने की बजाय उनको सेकंड फेज में बुलाइए। फर्स्ट फेज में जितने हमारे बड़े सामाजिक संगठन वेल नोन हैं उनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। पहले तो हमारे सामाजिक संगठनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमारे जो एम्प्लॉइज के एसोसिएशन चल रही हैं अलग अलग, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और फिर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके कुछ मुद्दे समाज के आइडेंटिफाई करके उस पर एक रणनीति बनाकर फिर हमको बुलानी चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पूरे इंडिया से जो हमारे समाज के सांसद हैं, विधायक हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनको बुलाकर उनके बीच में प्रस्ताव पास करके पहला दबाव सरकार पे ये बनाना चाहिए। ये मेरा सुझाव भी है, आपका समर्थन मिलेगा तो इस पे आगे बढ़ेंगे कि 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह दोबारा सरकार के अधीन लाना चाहिए। दूसरा, 1 अगस्त 2024 को 5 जज की बेंच ने एक जजमेंट दिया सब क्लासिफिकेशन का। जो समझदार लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, जिनको ज्यादा उस मुद्दे पे समझ नहीं है वो अपने हमारे लोगों को दुश्मन मानने लगे हैं। वो ये नहीं जानते और ना उस पर कभी बात करते हैं कि जब नौकरियां ही नहीं है तो सब क्लासिफिकेशन करके हो जाना क्या है। चूंकि उधर एक तरफ तो लेटरल एंट्री से सरकार ने साजिश के तहत डायरेक्ट भर्ती शुरू कर दी और उसमें डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की भी भर्ती शुरू कर दी, और वो जो उसकी वैकेंसी निकलती है उसमें लिख देते हैं देयर इज नो SC ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन। बल्कि केवल इतना नहीं लिखते बल्कि लिखते हैं SC ST OBC इस पे अप्लाई ना करें। तो आपका तो लेटरल एंट्री के माध्यम से आपकी बड़ी बड़ी नौकरियां भी छीन ली, अब बची ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। तो चूंकि सरकार में
5 साल 5 महीने मंत्री भी रहा हूं, 9.5 साल एमएलए भी रहा हूं। उस बीच जो मैंने स्टडी किया, पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में और केंद्र की सरकार की नौकरियों में ए बी सी ग्रुप में 50% वैकेंसी खाली है, 50% पे पूरा विभाग चल रहे हैं। ये एवरेज बता रहा हूं, कुछ विभाग में केवल 25% है। मेरे एक विभाग में 22% वैकेंसी फिल थी, केवल एक जगह 32% थी। तो एवरेज 50% से कम सीटें सरकार की नौकरियों में भरी हुई है पूरे इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। वो जो 50% भरी हुई है उनमें 50% कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जैसा कि कुछ इंजीनियर्स, आप लोग जो जानते होंगे, आप इंजीनियर्स हैं, दिल्ली जल बोर्ड में बड़े पैमाने पे जेई के रूप में जो नौकरी कर रहे हैं, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंजीनियर नौकरी कर रहे हैं। एमसीडी में जितने जेई नौकरी कर रहे हैं, मेजोरिटी के 100% ही कह लीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं। उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कल उनको बाहर निकाल दें। और तनख्वाह तो कॉन्ट्रैक्ट वालों की वैसे भी कम होती है, उनको एचआरए नहीं मिलता, उनको टीए नहीं मिलता, उनको मेडिकल नहीं मिलता, कई तरह के उनके जो हक है वो नहीं मिलते। तो एक तरफ ठेकेदारी प्रथा के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में, यानी 50% वैकेंसी वैसे खाली है, जो 50% भरी है उसमें भी आधी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से भरी है। तो ये भी डिमांड होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट बंद करके परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। कम से कम तनख्वाह तो प्रॉपर मिलेगी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये नौकरी तो तब मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे। बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ हो गई है, पूरे इंडिया का सर्वे मैंने करवाया है और उस सर्वे के आधार पे आपको आज बता रहा हूं मैं। पूरे इंडिया के अंदर 99% शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, 98% ओबीसी के लोग, 98% माइनॉरिटी के लोग अब अपने बच्चों का हायर एजुकेशन का खर्चा उठा ही नहीं सकते। और ये मैं एग्जांपल देके बोलूंगा, जैसा 1 अगस्त 2024 को जो सब क्लासिफिकेशन पे जजमेंट आया, उस जजमेंट में जो इशू कोर्ट के सामने विचाराधीन भी नहीं था, उन्होंने वो भी डिसाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो क्रीमी लेयर की बात की गई है वो SC ST पे भी लागू होती है। अगर आपने पढ़ी हो, मैंने वो 565 पेज की जजमेंट को पूरा पढ़ा है अक्सर से, और उसी के आधार पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इंटरव्यू में उन्होंने क्रीमी लेयर लागू कर दिया। अब उस गधे से कोई पूछे, जो भी एडिशनल चीफ इंजीनियर है, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जिसने वो ऑर्डर निकाला कि भाई जेई की भी नौकरी तनख्वाह जोड़ लो तो वो भी 8 लाख से ऊपर साल की बैठ जाएगी। कहां पे क्रीमी लेयर लागू कर रहे हो, तुम्हें गधे इतना भी नहीं पता, लेकिन उन्हें लागू कर दिया। अब आप लड़ो कोर्ट में जाके। मेरा कहने का मतलब है, उस जजमेंट ने हमारा कई प्रकार का नुकसान किया है, लेकिन उस जजमेंट देने वाले जजेस को कम से कम एक बार पार्लियामेंट की जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, विमेन पे, यूथ पे कमेटी है, 31 सदस्य कमेटी है, जिसके अंदर 21 सदस्य लोकसभा से हैं, 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी ने अभी करीब 20 दिन पहले उन्होंने वो रिपोर्ट संसद में जमा की है, और वो रिपोर्ट प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो भारत में बड़ी यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, नाडार और इस तरह की कई यूनिवर्सिटीज हैं, उनके मालिकों को बुलाकर, उनके अधिकारियों को बुलाकर, हायर एजुकेशन के अधिकारियों को बुलाकर, टेक्निकल एजुकेशन के अधिकारियों को बुलाकर, AICT के जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको बुलाकर उस कमेटी ने सबसे बातचीत की और खुद पर्सनल विजिट किया और पूरा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने दाखिल की है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि उन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट 0.89% है केवल स्टूडेंट्स।
यानी 1% भी, चाहे आप चीफ इंजीनियर बन गए, चाहे आप जो मर्जी बन गए हो, चाहे क्लास 1 ऑफिसर हो गए, आईएएस भी हो गए, चाहे एक आईएएस ऑफिसर, वहां की एक आर्किटेक्ट का कोर्स है 6 साल का, मैं उसका फीस शेड्यूल देख रहा था, 7 लाख रुपए सालाना फीस, 1.5 लाख रुपए हॉस्टल, नहीं 3.5 लाख हॉस्टल प्लस अदर चार्जेज, यानी 10.5 लाख एक साल का खर्च। उससे अलग बाकी जो खर्चे होते हैं वो अलग है। एवरेज अगर कम से कम 11 लाख भी मान लें तो 6 साल की डिग्री के 11 छिक्के 66 लाख रुपए चाहिए एक डिग्री करवाने के लिए। अब मैं ये सवाल आपसे ही पूछ रहा हूं, क्योंकि आप तो ज्यादातर इंजीनियर्स लोग हैं, आपकी तनख्वाहें एवरेज महीने की 2 लाख के आसपास तो होगी, जो सीनियर लेवल की उनकी 3.5 लाख भी होगी। तो क्या 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला आदमी 60 लाख रुपए की फीस देके एक डिग्री करा सकता है क्या अपने बच्चों को? 99% शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, 1% इसलिए छोड़ रहा हूं, 1% वो हैं जिसमें या तो सरकारी नौकरी में अच्छी पोजीशन में आ गए या किसी बिजनेस में आ गए, उनकी संख्या 1% से भी कम है। इसका मतलब 99% शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग अपने बच्चों का सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी लॉ कॉलेज से पढ़ाने की, एक डिग्री कराने का खर्चा उठाने की पोजीशन में नहीं है। केवल 1% लोग कर सकते हैं। और मैं अक्सर एग्जाम्पल देके बताता हूं, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, द्वारका में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल जोधपुर, नेशनल लॉ स्कूल पुणे, इसी तरह पूरे देश में एनएलयू बने हैं। एनएलयू में एलएलबी की डिग्री 5 साल की है, और आप सरकारी कॉलेज का बता रहा हूं, 1 साल की केवल फीस लगभग 3.25 लाख रुपए है। इसमें हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बाकी सारे खर्चे शामिल नहीं है। लैपटॉप, मोबाइल, अटरम सटरम, बहुत सारे खर्चे और भी होते हैं। तो ये सारे खर्चे जोड़ लो तो 1 साल का खर्चा कम से कम बैठता है 5 से 6 लाख, और 5 साल की डिग्री है, यानी लगभग 35 लाख के आसपास रुपया अगर आपके पास है तो आप सरकारी लॉ कॉलेज से, एनएलयू से अपने बच्चे को लॉ की डिग्री कराने की पोजीशन में हैं। क्या 99% लोग हमारे समाज के 10-15 लाख खर्च करके भी अपने बच्चे की कोई डिग्री करा सकते हैं क्या? दिल्ली के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ऐसी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह देश के अलग अलग हिस्से में है। उन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भी मैं फीस चेक कर रहा था, चार्ट, क्योंकि मुझे कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन इस पे देना था। मुझे देख के इतना दंग हुआ और दुख भी हुआ कि इंजीनियरिंग की एवरेज, चूंकि अलग अलग कॉलेज की अलग अलग है, मैंने एवरेज निकाली तो लगभग 2 लाख रुपया 1 साल की मिनिमम फीस है इंजीनियरिंग कॉलेज की, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से। उसमें हॉस्टल का खर्चा, बाकी खर्चे शामिल नहीं है। इस लिहाज से इंजीनियरिंग की 4 साल की एक डिग्री करने के लिए भी एक बच्चे के ऊपर कम से कम आप मान लीजिए 15 से 20 लाख के बीच खर्च होता है। क्या 99% SC ST के लोग 15 से 20 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं? सामने रतनलाल जी बैठे हैं, प्रोफेसर साहब, ये बता रहे थे कि अब सिंपल बीए यूनिवर्सिटी के अंदर बीए की डिग्री करने के लिए भी अब फीस इतनी हो गई है कि एक बच्चे के ऊपर 1 साल में छोटे मोटे खर्चे, उसके किराया विराया निकालें अगर बस से आना जाना जो, तो भी एक बच्चे को कम से कम 50-60 लाख रुपया चाहिए। तो हमारे 99% लोगों को तो अचानक अगर 50-60 हजार रुपए भी इंतजाम करना पड़े तो 50-60 हजार के लिए भी उन्हें 10 जगह हाथ फैलाना पड़ेगा कर्जा लेने के लिए, और वो आसानी से कोई देगा नहीं। तो हमारे बच्चे तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ तो छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट तो छोड़ दीजिए, सिंपल ग्रेजुएशन करने की स्थिति में भी अब भविष्य में नहीं रहेंगे। पीएसयू ज्यादातर बिक चुके हैं, सरकारों ने बेच दिए, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट आपका खत्म।
लेटरल एंट्री से डायरेक्ट भर्ती वो शुरू, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में आपकी आधी नौकरी गई, एजुकेशन महंगा करके आपकी एजुकेशन छिन गई। तो ना तो आपके पास अब शिक्षा बचेगी और ना आपके पास नौकरी बचेंगी। अब हम लोग आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारी और समाज की अर्थव्यवस्था कैसे तैयार हो? तो हमारे समाज के तो बैंक भी नहीं है पूरे इंडिया में। जैसे वैसे लोगों का वैसे बैंक है, गुजरातियों ने गुजरात बैंक बना लिया, महाराष्ट्र के लोगों ने अपना बना रखा, आंध्रा के लोगों ने अपना बना रखा है, और समाज के भी अलग अलग बैंक बने हुए हैं। जैसे वैसे समाज का बना हुआ है, ऐसे अलग अलग समाज ने की लोगों ने अपने बनाए हुए हैं। लेकिन क्या पूरे देश में दलितों का, आदिवासियों का कोई बैंक है? और हम अगर चाहें कि भाई चलो नौकरी नहीं मिल रही, अब नौकरियां नहीं बची और पैसा नहीं है, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं करवा पा रहे, चलो कुछ अपना धंधा शुरू करते हैं, तो क्या हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम अपना बिजनेस शुरू कर पाए? इतना पैसा हमारे पास है क्या? और क्या हम बैंकों की शर्त पूरी करने की पोजीशन में है क्या? 1% एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन की बात मैं कर नहीं रहा हूं, मैं 99% की बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में क्या हमारे संगठनों को मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए? राजनीति आएगी जाएगी, टेम्परेरी कुर्सियां एमपी एमएलए मंत्री की, लोग सोचते हैं बनने के बाद परमानेंट मैं जीवन भर रहूंगा। रह भी लिए जो है भी, मरते दम तक रहे। पासवान जी क्या कर लिया? और भी हो सकता है कुछ लोग हों जो मरते दम तक सांसद तो रहेंगे रहेंगे। पर यह बताइए, उनके बनने से जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ट्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे, जो सेपरेट इलेक्टेड, तो जान किस स्थिति में गया आप सब जानते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या जो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री जो पूरे समाज को संसद में और विधानसभाओं में रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो सच्चे मायने में हमारे प्रतिनिधि हैं? क्या हमारे इन सारे मुद्दों पे वो बात करते हैं? क्या उन सबके सामने फिफ्थ पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्स नहीं हुआ क्या? क्या इस पे कोई आंदोलन संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर हुआ क्या? तो फिर किस बात के हमारे प्रतिनिधि है? सब लोग को डर लगा रहता है, क्यों नहीं बोलते कि जी टिकट कट जाएगा? अरे मैं ये कहता हूं, रिजर्व सीट से टिकट कटेगा तो किसी रिजर्व को मिलेगा, जो भी जीत के जाए वही बोले, वही समाज की आवाज बने। किस किस का टिकट कटेगा? अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है, अपने समाज को एकजुट करने की जरूरत है, अपने समाज के मुद्दों पे बोलने की जरूरत है। और हमारे सांसद, विधायक अगर समाज के मुद्दे भी नहीं उठा सकते, उन्हें तो वैसे भी डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो संविधान के साथ भी गद्दारी कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, और वो पूरे समाज के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। मैं उन्हें गद्दार नहीं कह रहा हूं, वो खुद अपने अंदर आकलन कर रहे हैं, उनमें कौन कौन गद्दारी कर रहे हैं और कौन कौन ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मैं उन लोगों पे छोड़ता हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात अंत में कहना चाहता हूं कि अगर आप देश में सर्वे करेंगे कुपोषण का शिकार कौन लोग हैं, तो शायद जो डाटा मैंने पढ़ा था कुछ वर्ष, अभी 2-1 साल पहले, तो 95% कुपोषण के शिकार लोग दलित और आदिवासी हैं। तो हेल्थ वाला जो डाटा देखोगे, जो अनीमिया के शिकार हैं महिलाएं, वो भी मेजोरिटी में हमारी हैं। और एजुकेशन भी हमारा गया, नौकरी भी हमारी गई, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो जजेज हैं ज्यादातर मनुवादी सोच वाले लोग हैं। जैसा एक बार बहुरी देवी के केस में राजस्थान की हाई कोर्ट में मुलजिमों को यह कहते हुए जज ने बरी कर दिया कि जो जिसके ऊपर आरोप है सामूहिक बलात्कार करने का, वो लोग स्वर्ण जाति के हैं, और जिस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ वो अछूत जाति की है। तो जज अपने जजमेंट में उनको बरी करते हुए लिखता है, ऊंची जाति के लोग स्वर्ण जाति की महिला को छू ही नहीं सकते, अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कोई बलात्कार किया नहीं होगा, ये केस झूठा है, और उनको बरी कर दिया। तो ये तो केस हो गया पुराना। मैं लेटेस्ट जून का केस बताता हूं। जून 2025 में उड़ीसा के अंदर एक गांव में उत्खनन हो रहा था, माइनिंग हो रही थी। वहां हमारे समाज के लोगों ने सोचा इससे हमारा पूरा गांव उजड़ जाएगा, उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन किया, धरने प्रदर्शन किया। तो सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने उसको दबाने के लिए हमारे लोगों पे मुकदमा बना के जेल में डाल दिया। सेशन कोर्ट में जमानत नहीं हुई तो हमारा व्यक्ति हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के जज ने जमानत तो दी, लेकिन शर्तों के आधार पर दी। आप जानते हैं शर्त क्या लगाई?
हाईकोर्ट के जज ने प्रेजेंट में जून 2025 में जातिवादी मनुवादी मानसिकता के तहत यह शर्त लगाई कि मुलजिम संबंधित थाने के अंदर 3 महीने तक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक उस थाने में झाड़ू पोछा और साफ सफाई करेगा और मुलजिम को फिनाइल, झाड़ू और पोछा वहां का पुलिस प्रशासन देगा। चूंकि वो शेड्यूल कास्ट जाति के लोग थे और वो मनुवादी जज जातिवादी मानसिकता के तहत सजा भी अगर दे रहा है, जमानत की शर्त जो लगा रहा है, वो भी उसकी जाति के हिसाब से कह रहा है जाके वहां तुम्हें साफ ही करना है। तो अगर ऐसी सोच वाले जज होंगे, अगर इस सोच वाले जज मनुस्मृति को अच्छा बताएंगे, उनमें वेदों का रेफरेंस देंगे अपनी जजमेंट में, तो मनुस्मृति जो हमारे लोगों के पढ़ने पर बंदिश लगाती है, व्यापार पे बंदिश लगाती है, संपत्ति पे बंदिश लगाती है, महिलाओं के भी ये सब अधिकारों पे बंदिश लगाती है, जो मनुस्मृति ऊंच नीच पर, व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें न्याय की भावना ही नहीं है, जो जज उसका रेफरेंस दे रहा है, उस जज से क्या हम और आप न्याय की उम्मीद करेंगे? जब भी हमारा विषय आता है, हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में न्याय नहीं मिलता और इतना लंबा तारीखें मिलती हैं तो आदमी थक के वैसे ही बैठ जाता है। एम नागराज वाला जजमेंट आपने पढ़ा होगा, चूंकि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं ज्यादातर। जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात आई, उसमें एम नागराज की जजमेंट ने कहा कि उसमें ट्रिपल टेस्ट लगा दिया जजमेंट में कि भाई रिजर्वेशन में आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो उसमें ट्रिपल टेस्ट ये लगाया, पहला देयर मस्ट बी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा लगा एफिशिएंसी मस्ट बी मेंटेन, और तीसरा लगा देयर मस्ट बी सर्वे, देयर मस्ट बी डाटा। अब जब किसी भी केंद्र की सरकार ने या राज्यों की सरकार ने जाति की गणना सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे कराया ही नहीं, नौकरी में किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन है उसने उसका कोई डाटा कलेक्ट किया ही नहीं, तो उसने जब कोर्ट की एम नागराज की जजमेंट जो है वो ये कहती है डाटा होना चाहिए तब प्रमोशन दिया जा सकता है। अब डाटा सरकार करती नहीं जानबूझकर, तो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन तो आपका वैसे ही एक तरीके से डिनाइल मोड में चला गया। क्योंकि अगर सरकार सर्वे कराएगी, डाटा होगा, डाटा प्रेजेंट करेगी, डाटा से पता लगेगा किस जाति को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला, तब तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन बनेगा एज पर दी नागराज जजमेंट, वरना तो आपका रिजर्वेशन गया। तो इन हालात में मैं समझता हूं आज पूरे देश को जाति की गणना, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे की जो आज मांग पूरे देश में है और पूरे देश का विपक्ष एकजुट होकर उसके फेवर में मजबूती से लड़ भी रहा है और उस मांग को केंद्र की सरकार ने झुककर स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन अभी चालू नहीं किया। वो सर्वे आएगा, कितना ईमानदारी से आएगा, उसमें हमारी आपकी भूमिका क्या होगी, ये भी हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर चर्चा करके उस पर कुछ रणनीति हमें बनानी चाहिए। सरकार पे दबाव कैसे बनाया जा सकता है, कैसे 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट वापस सरकार के अधीन आ सकता है। जिस प्रकार एक समय 1956 में LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ, 19 जुलाई 1969 को 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उससे सारे बैंक प्राइवेट थे। तो अगर उस वक्त राष्ट्रीयकरण हो सकता था प्राइवेट कंपनियों का, तो आज जो PSU बेच के सारा प्राइवेटाइज करके हमारे नौकरी के अवसर सरकारों ने खत्म किए हैं, अगर हम कोई ताकत खड़ी करके सरकार को दबाव में ला पाए और दोबारा से ऐसी बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो जहां सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज की जजमेंट होती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज में बिना सरकार की मदद कुछ हो ही नहीं सकता, सारे ठेके तो गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे सारे उपक्रमों को सरकार वापस अपने अधीन ले, तो जो लाखों नौकरियों के अवसर हमारे बंद कर दिए वो कम से कम दोबारा बनेंगे। अन्यथा जब 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट भी आउटसोर्स और बाकी PSU सारे बेच दिए और इसके साथ बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल में दे दिए, ऊपर से लेटरल एंट्री में दे दिए, तो नौकरियां बची कितने? क्या केवल नौकरियों के सहारे पर हमारा समाज आगे बढ़ सकता है क्या? इस पे चिंतन होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे चिंतन करके हमें आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। इस रणनीति में इस पूरे आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन में, इस पूरी लड़ाई में और इस पूरे दलित संगठनों का, आदिवासी संगठनों का, एम्प्लॉइज के संगठनों का,
इनको एकजुट करके एक एकजुटता लाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए अगर कोई मेरी भी भूमिका की जरूरत आपको महसूस हो तो मैं इस भूमिका में आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हूं, पूरा निभाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यहां बात करके एक स्पीकर के तौर पे भाषण देके चले जाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कितना मुश्किल होता है एक प्रोग्राम करना। कोई भी संगठन एक प्रोग्राम की तैयारी में अपने महीनों लगाता है, चंदा इकट्ठा करता है, कार्ड छपवाता है, बुकिंग करवाता है, पूरा अरेंजमेंट करता है, तब कोई दलित या पिछड़े आदिवासी वर्ग का संगठन एक प्रोग्राम कर पाता है। और किसी भी संगठन की देख लेना, इस तरह के प्रोग्राम उनके पूरे संगठन के एक साल में 2-3 ही मुश्किल से होते हैं। तो आप भी 2-3 ही कर पाओगे, अभी तक का तो इतिहास यही है। तो इसमें कितना हम आगे ले जा पाएंगे मुद्दे को, कितना नहीं, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि ऐसा ना हो आज हम आए, ऑर्गेनाइज किया, सब लोग अलग अलग राज्यों से भी आ गए, हमने अपनी भाषण दे दिया, आपने सुन लिया, हम भी अपने घर, आप भी अपने घर, इससे क्या काम चल जाएगा? इसके बाद असली काम शुरू होगा कि जो हम चर्चा कर रहे हैं इसको आगे कैसे लेके जाना है, ये आगे बढ़ेगा कैसे, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस सरकारों पे दबाव कैसे बनेगा। अपने नेताओं पे ही पहले दबाव बना लो, सरकार पे तो बाद में बना लेना। जो रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं, जो हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले उन पे ही दबाव बना लो। उनको तो कम से कम ये कह दो कि भाई तुम अगर समाज की आवाज नहीं बन सकते तो सबसे ज्यादा विरोध तुम्हारा ही करेंगे, तुम्हारी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके करेंगे। डर तो पैदा करो, इतना डर तो पैदा करो कि उसके अंदर इतना डर पैदा हो कि अगर मैं सदन के अंदर अपने समाज के मुद्दों को नहीं उठाता हूं, अपने लोगों की लड़ाई को नहीं लड़ता हूं, तो अगला चुनाव मेरे ही समाज के लोग मुझे हराने में लगाएंगे। ये डर अगर आप पैदा करने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर इस चर्चा का कुछ ना कुछ भविष्य में लाभ मिलेगा और इस कॉन्फ्रेंस का भी कुछ ना कुछ लाभ हो पाएगा, इससे कुछ समाज का भला हो पाएगा। और ये कॉन्फ्रेंस केवल एक रस्म अदायगी ना रह जाए, जिस तरह संगठनों के का एक आदत थी, बन गई है, साल में 2-1 प्रोग्राम कर लिए और एक रिकॉर्ड पे ही आ गया कि हम भी कुछ कर रहे हैं। कुछ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हम जीत कितना पा रहे हैं, लड़ाई सफल कितनी हो पा रही है, इस सब के दौरान ही तो हमारा सब कुछ छिन गया है। क्या हमारे आंदोलन नहीं चल रहे थे? क्या कन्फेडरेशन काम नहीं कर रहा था? क्या रेलवे की एसोसिएशन काम नहीं कर रही थी? क्या बैंकों की एसोसिएशन काम नहीं कर रही थी? तमाम एसोसिएशन थी, तमाम लोग हम नौकरियों में थे और तमाम हमारे सांसद विधायक थे, तमाम हमारे मंत्री थे, लेकिन उन सबके रहते हुए जो पिछले 30 सालों में छीना है, क्या उसमें से कुछ भी हम वापस ले पाए? ये सवाल है। क्या हम भविष्य में ले पाएंगे? ये दूसरा सवाल है। वापस लेने की रणनीति क्या होगी? ये तीसरा सवाल है। हम क्या आपस में बैठ के तालमेल बनाकर कोई प्रेशर बिल्टअप कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसके लिए क्या रणनीति बनेगी, कौन से मुद्दे होंगे, इसके ऊपर एक थिंक टैंक की जरूरत है। अपने बीच से थिंक टैंक बनाइए। ये बड़ी सभाओं में चर्चा नहीं हुआ करता, ना बड़ी सभाओं से उसका कोई रिजल्ट आने वाला है। बड़ी सभाओं में डिटेल डिस्कशन हो सकता है, लेकिन एक छोटा एक ग्रुप बनाकर एक डिस्कशन करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, चिंतक लोगों को साथ बिठा के एक रणनीति बनाकर, बकायदा रणनीति के तहत स्ट्रेटेजी बनाकर हम प्रॉपर तरीके से मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट कैसे आए, इस रणनीति के साथ काम करेंगे तो भविष्य में कुछ रिजल्ट आ पाएगा। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।